बेहाल स्थिति में थे। WHO की रिपोर्ट भी हर घर जल कार्यक्रम से सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है। 2023 में 13 करोड़ से अधिक घरों या लक्षित घरों में से लगभग 67% को पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। ऐसे रिकॉर्ड स्तर पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा मोदी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट हर घर जल। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी और एनएसएस कैडेट समेत झांकी के कलाकारों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अनुराग सिंह ठाकुर और निशित प्रामाणिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। खासतौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कार्यक्रम को लेकर खूब तालियां बजी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेनजी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृतकाल में देश को गति देगी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो, आपके सामने अवसरों की भरमार हो, अमृत पीढ़ी के रास्ते हर बाधा दूर हो। प्रधानमंत्री ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी आपकी तरह एनसीसी में रहा हूं और आप ही की तरह उसी रास्ते से आया हूं। उन्होंने कहा कि एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल कैंप युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्य के लिए जागरूक बनाते हैं। उन्होंने इस दौरान युवाओं से मेरा युवा भारत पोर्टल से जुड़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया। गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाला साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में संवैधानिक व्यवस्था में उल्लेखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और उत्तरदायित्व की भावना जगाने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सबको न्याय, हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना और उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उपराष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि देश की प्रगति के लिए आम नागरिक की भूमिका अहम है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक समाचार पत्र में कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की चुनावी यात्रा 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुई और यहीं से वे राज्य के सदन में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वे श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज बने।
शिक्षा एक ऐसा विषय था जो कर्पूरी जी के हृदय के सबसे करीब था। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे, ताकि गांव और छोटे शहरों के लोगों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सब और कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया। उन्होंने काफ़ी पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया था। जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियां भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई थीं। प्रधानमंत्री ने लेख में कहा है कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि लंबे समय से मांग के बावजूद जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देने का कार्य पीएम मोदी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राम काज और 23 तारीख को गरीब काज करके राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास किया है। गृह मंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने का ही काम कर रही है। कैबिनेट बैठक पर फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का खास आभार जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही कहा कि देश की आज़ादी के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन देश की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कैबिनेट के फैसलों में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया था, उसके घर पर एक बार फिर जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। 24 से गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक शोध विभाग ने हाल ही में अपनी रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में आर्थिक असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आय असमानता में इसलिए कमी आ रही है क्योंकि पायदान के निचले हिस्से वाले लोग अब ऊपर उठ रहे हैं। आय असमानता मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गिनी गुणांक के मुताबिक लोगों की आय में असमानता वित्त वर्ष 2014 से 2015 से लेकर 2022-23 के दौरान 0.472 से घटकर 0.402 पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की आमदनी बढ़ने और भारतीय मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत होने से ये सब संभव हो पाया है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई के आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी और कोविड महामारी के बाद बदलते खपत रुझान को भी दर्शाया गया है।
एसबीआई ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा है कि के आकार रिकवरी या बढ़ती असमानता के तर्क भारतीय संदर्भ में मिथक बने हुए हैं। एक रिपोर्ट में कई निष्कर्षों के आधार पर इसे विस्तार से समझाया गया है। व्यक्तियों की कर योग्य आय के ITR डेटा का उपयोग करके गिनी कोएफिशिएंट पैमाने से पता चलता है कि भारतीय करदाताओं की औसत आय वित्त वर्ष 2014 में 4.6 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 13 लाख रुपए हो गई है, जो दर्शाता है कि समग्र रूप से समाज की आय बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2014 में 3.5 लाख रुपए से कम आय समूह से संबंधित व्यक्तिगत IT रिटर्न दाखिल करने वालों में से 36.3% ने इस समूह को छोड़ दिया है और ऊपर की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। 3.5 लाख रुपए से कम आय वालों में आय असमानता वित्त वर्ष 2014 में बढ़कर से घटकर 31.8%, वित्त वर्ष 2021 में 15.8% हो गई है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि इन 7 साल की अवधि के दौरान आबादी की तुलना में कुल आय में इस इनकम ग्रुप की हिस्सेदारी 16% तक बढ़ गई है। 10 करोड़ रुपए तक की ग्रॉस इनकम वाली लगभग 20% एक्टिव फर्म्स ने अपनी आय में वृद्धि की है। इसके अलावा मुफ्त खाद्यान्न, आश्रय चिकित्सा और बिजली प्रदान करने के कार्यक्रम गरीबों का बहुत सारा पैसा बचाते हैं। ऐसे में बढ़ती असमानता के तर्क भारतीय संदर्भ में मिथक बने हुए हैं। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।